हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज एल्गोरिदम। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपके एल्गोरिदम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो कि अच्छा इसे एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि एल्गोरिदम को अच्छा कौन बनाता है। ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि हम ये बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम अच्छा है और ये एल्गोरिदम अच्छा नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि ये एल्गोरिदम बेटर है दूसरे एल्गोरिदम से। काफ़ी एल्गोरिदम जैसे काफ़ी लोग होते हैं, राइट। तो कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग गुड लुकिंग होते हैं। ठीक है, तो हर एक एल्गोरिदम की अपनी खास बात होती है। कुछ फैक्टर्स में वो बेटर होता है, कुछ फैक्टर्स में वो खराब होता है। तो वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं और बड़े ही बेसिक से एग्जांपल शुरू करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको समझ आए। और ये अभी बाद में आऊँगा, ये आप जस्ट देख सकते हैं अभी। ठीक है, पढ़ सकते हैं इसको जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊँगा भी आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले हम एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। लेट अस सपोज आपने आप यूज़र हो। ठीक है, मैंने आपको बोला कि कोई भी एक नंबर दो, टेक नंबर फ्रॉम यूज़र, कोई भी एक नंबर बताओ। उसको मैंने नाम दे दिया एन। उसके बाद मैंने एन को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड स्टेप पे मेरा डू एन इंटू एन। पहला स्टेप क्या था, नंबर लिया। दूसरा स्टेप क्या था, उसको मैंने नाम दे दिया एन। तीसरा स्टेप क्या था, एन इंटू एन मल्टीप्लाई कर दिया खुद से। उसके बाद मैंने आपको क्या किया, शो यूजर द आउटपुट ऑफ थर्ड स्टेप। जो इसका जो आउटपुट आया एन इंटू एन करके, वो मैंने दिखा दिया। तो आपने क्या किया, मेरे को यूज़र एंटर्ड 2, आपने 2 नंबर दिया। अब आपको क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। कैसे, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, आपने इनपुट दिया 2, मैंने उसको बोल दिया एन, एन इक्वल टू 2, डू 2 इंटू 2 4। सो यूजर द आउटपुट ऑफ थर्ड स्टेप, इसका आउटपुट क्या हुआ 4। ठीक है, तो आपको क्या दिखा 4, आउटपुट दिखा 4, इनपुट था 2, और हमने क्या स्टेप एग्जीक्यूट किए बीच में, एन इंटू एन। ठीक है, उसको नाम देना एन। ये सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट किए, इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। यही एल्गोरिदम है जो हमने स्टेप्स एग्जीक्यूट किए, राइट। तो इसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। फाइनाइट स्टेप्स थे, कितने स्टेप्स थे, 4 स्टेप्स थे। 4 स्टेप्स हमने एग्जीक्यूट किए। कोई एम्बिग्यूटी थी, कोई डाउट था, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा था एन इंटू एन करो, नहीं 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 नहीं, एन प्लस एन करो। मैं एक सिंपल प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन दी कि एन इंटू एन ही करना है, कोई भी डाउट नहीं था इसमें, और इनपुट था इसमें, और आउटपुट आपका आ गया। तो इसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपसे 2 नंबर बोले कि इस पर आप एक नंबर नहीं बताना, आपने मेरे को 2 नंबर बताने हैं। उसको मैंने नाम दे दिया ए और बी। उसके मैंने दोनों का एडिशन किया। उसके बाद मैंने आपको एडिशन करने के बाद उसका आउटपुट दिखा दिया। सो यूजर द आउटपुट ऑफ थर्ड स्टेप। तो ये 4 स्टेप्स लिखे हैं, ये 4 स्टेप्स एग्जीक्यूट किए किस पे, जो आपने 2 नंबर दिए थे। इनपुट क्या था 2 नंबर्स, एग्जीक्यूट किया स्टेप, आउटपुट क्या था उनका एडिशन। तो यूजर एंटर 2 एंड 3, व्हाट ही विल सी इज 5। क्यों, क्योंकि जब हमने एल्गोरिदम चलाया तो एल्गोरिदम कर क्या रहा है, एडिशन कर रहा है हमारा। पहले क्या कर रहा था, खुद से मल्टीप्लाई कर रहा था एक नंबर को। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम क्या कर रहा है, ये एल्गोरिदम कर रहा है ऐड कर रहा है। सिंपल सा एल्गोरिदम है, फाइनाइट स्टेप्स हैं। ठीक है, नॉन एम्बिग्यूअस हैं, इनपुट 2 एंड 3 हैं, 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है जो कि 5 है। समझ आ गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे मैंने इस पर 5 नंबर मांगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला चलो एक नंबर और दे दो, उसको मैंने बोल दिया एफ। तो मैंने बोल दिया कि जो आपने बाद में जो मुझे नंबर दिए है, और जो पहले 5 नंबर दिए थे, जो बाद में नंबर दिए वो पहले 5 नंबर्स में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो अगर पड़ा हुआ है तो बोल दो कि नंबर मिल गया मेरे को। जो एफ है अगर ए बी सी डी में पड़ा हुआ है तो बोल दो नंबर मिल गया। अगर नहीं पड़ा हुआ तो बोल दो नंबर मेरे को नहीं मिला। जैसे कि आपसे मैंने नंबर मांगे पहले 5, आपने 5 नंबर दिए, 1 2 3 4 9। उसके मैंने बोला एक नंबर और दे दो, आपने मुझे दिया 2। उसके बाद क्योंकि 2 पड़ा है यहाँ पे, तो आपको दिखेगा नंबर फाउंड। ये स्टेप्स एग्जीक्यूट हुए, चेक किया, हाँ नंबर पड़ा है, तो नंबर फाउंड। तो ये एल्गोरिदम, ये स्टेप्स एग्जीक्यूट हुए, इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम एग्जीक्यूट हुआ, और आपको पता चल गया नंबर फाउंड, आपको दिख गया। आपने सोचा नहीं नहीं यार मैं इस बार कुछ अलग देता हूँ। आपने 5 नंबर तो सेम रखे, आपने जो छठा नंबर था जिसको ढूंढना था हमें, उसको 32 कर दिया 2 की जगह। तो अभी एल्गोरिदम सेम रिजल्ट देगा क्या, नहीं, स्टेप्स वही एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट अलग हो जाएगा। रिजल्ट में क्या दे देगा, नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, नंबर नॉट फाउंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। जो स्टेप्स हमने एग्जीक्यूट किए,
ठीक है। इसने क्या लिया, एक इनपुट लिया 1 2 3 4 9 और एक ये वाला इनपुट भी लिया, इस दोनों, इसको हम इनपुट ही बोलेंगे, ठीक है। एक टोटल कितने इनपुट्स हो गए, 6 इनपुट्स हो गए। आउटपुट क्या दिया, आउटपुट एक स्ट्रिंग दी, नंबर फाउंड या नंबर नॉट फाउंड। समझ आ गया। ये क्लासिक एग्जाम्पल है, ये बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है किसका, सर्चिंग का। सर्च कैसे करते हैं आप नंबर, इसमें उसके ऊपर डिसाइड होता है कि वो किस टाइप की सर्च है, लीनियर, बाइनरी, टर्नरी, ठीक है, किस टाइप की सर्च है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सर्चिंग का एग्जांपल था, सर्चिंग एल्गोरिदम्स आपने सुना होगा। तो ये सर्चिंग एल्गोरिदम, सर्च किया अभी आपने, एक एल्गोरिदम लिख दिया और सर्चिंग एल्गोरिदम बना दिया। सर्चिंग एल्गोरिदम, ये अभी हमने एल्गोरिदम डिफाइन नहीं किया कि कैसे सर्च करना है, कि स्टार्टिंग से देखना शुरू करना है या सीधा मिडल में देख लें पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में क्यों देखना, तो वो सब हमने डिफाइन नहीं किया अभी। अभी सिंपली सर्चिंग है एल्गोरिदम, सर्चिंग वाला एल्गोरिदम है। आगे देखते हैं। तो ये एग्जांपल है जीरो इनपुट का। लेट अस सपोज एक हमने ना ऐसा मशीन बना दी जो रैंडम नंबर जनरेट कर रही है। हमने उस पर प्रेस किया तो उसने रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिया हमें। कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी फिर से 2 आ रहा है, जैसे डाइस नहीं रोल करते, वो इनपुट नहीं है, सिर्फ आउटपुट ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम एल्गोरिदम कह रहे हैं, जो वो नंबर जनरेट हो रहा है रैंडम, वो कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको भी हम बोलते हैं कि वो एल्गोरिदम है कोई पीछे उसके, जिससे कि वो नंबर जनरेट हो रहा है। इस एल्गोरिदम की खास बात ये है कि इनपुट नहीं ले रहा, ये खुद से ही नंबर जनरेट कर रहा है। इसको भी एल्गोरिदम बोलेंगे। सो एल्गोरिदम कैन हैव जीरो इनपुट्स। समझ आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 नंबर लिए मैंने यूज़र से, उनको बोला ए बी सी, उसके बाद मैंने ए और बी को ऐड कर दिया और यूज़र को ए प्लस बी का मैंने रिजल्ट बता दिया। यूज़र ने 2 एंटर किया, 3 एंटर किया, 6 एंटर किया, मतलब कि ए बी सी में स्टोर हो गई। और यूज़र को क्या दिखा, 5। क्यों, क्योंकि 2 + 3 5। तो सी का यूज़ कहाँ हुआ, ठीक है, हमने मतलब कि जो हमने 6 लिया था यहाँ पे, इसका तो यूज़ कहीं किया ही नहीं, तो हमारी स्पेस खराब हो गई ना। सी हमने डिफाइन तो किया लेकिन इसका यूज़ किया ही नहीं। तो ये एल्गोरिदम तो है लेकिन ये अच्छा एल्गोरिदम नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंड सी वाली लाइन काट दें, एल्गोरिदम के आउटपुट में कुछ फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना। तो अननेसेसरली हमने एक स्पेस वेस्ट कर दी ना सी वाली। सी में एक नंबर स्टोर करेंगे, कहीं ना कहीं स्टोर होगा मेमोरी में, तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस ली है उसने, ठीक है, इस एल्गोरिदम ने एक स्पेस दिलवाई है एक्स्ट्रा, तो वो गलत है ना। एक्स्ट्रा स्पेस क्यों दिलवाई इसने जब यूज़ ही नहीं करना। तो इसको हम कहते हैं बैड एल्गोरिदम, बिकॉज इट इज कंज्यूमिंग मोर स्पेस, इट हैज़ मोर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑल्दो दिस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इन द कॉन्स्टेंट, बट इट मतलब कॉन्स्टेंट मीन्स कि सी एक छोटा सा वेरिएबल है, राइट, उसमें एक सिंपल एक इंटीजर स्टोर हो रहा है, बड़ी कम स्पेस लेगा, बट स्पेस तो लेगा ना। तो इसलिए स्पेस यहाँ पे ये एल्गोरिदम की अच्छी नहीं है, हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी पुअर। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला भाई 2 नंबर दो, ठीक है, 2 नंबर नहीं, यहाँ पे मैंने बोला 3 नंबर लो, सॉरी यहाँ पे ना करेक्शन है थोड़ा, टेक 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, उसको मैंने बोल दिया ए बी सी बोल दिया। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया तीनों नंबर को, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद मैंने जो सब्ट्रैक्ट किया सी को, जो ए प्लस बी प्लस सी था उसमें सब्ट्रैक्ट किया सी को। उसके बाद यूज़र को मैंने जो आउटपुट आया वो दिखा दिया। तो जैसे कि 2 3 6 यूज़र ने एंटर किया ए बी सी, ऐड कर दिया तीनों को, क्या बना 11, ठीक है, 11 - 6 5, सब्ट्रैक्ट सी लिखा है ना। तो मतलब 6 हमने ऐड भी किया यहाँ पे प्लस सी, और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो सी तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो डायरेक्ट ए प्लस बी ना कर देते। तो ये 2 स्टेप एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा ना, डू ए प्लस बी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा स्पेस तो वेस्ट हुई, सी का कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी कहीं नहीं रहा इस इक्वेशन में, ठीक है। सी का तो यूज़ था नहीं, और साथ में हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया, एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो गया, पहले तो ऐड करवाया और फिर सब्ट्रैक्ट करवाया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई इस एल्गोरिदम की। तो इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, तो इस वजह से ये बिल्कुल भी अच्छा एल्गोरिदम, ये तो पहले वाले से भी ख़राब एल्गोरिदम है, स्पेस भी ख़राब, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी हुई है इसकी, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेगी, करेक्ट। 4th स्टेप है जो एडिशनल स्टेप है वो एक्स्ट्रा हो गया ना। समझ आ गया आपको एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। तो अभी एक बार डेफिनेशन पे देखते हैं। एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ क्लियर एंड अनएम्बिग्यूस इंस्ट्रक्शंस दिए थे ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 क्लियर थे,
फाइनाइट थे, इन्फानाइट नहीं थे वो, और अनएम्बिग्यूअस थे, कंफ्यूज नहीं था वो बंदा जो लिखी हुई थी इंस्ट्रक्शंस, सही इंस्ट्रक्शंस थी, और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। प्रॉब्लम क्या थी? किसी में एडिशन करना था, किसी में मल्टीप्लिकेशन करनी थी, ठीक है, किसी में रैंडम नंबर जनरेट करना था। तो समझ आ गया आपको एल्गोरिथम? और इसमें जीरो और मोर इनपुट्स हो सकते हैं। जीरो इनपुट की एग्जांपल देखी थी रैंडम जनरेटर वाली, एक इनपुट ले सकते हैं, दो इनपुट ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं इनपुट, ठीक है। जो आउटपुट है एटलीस्ट एक आउटपुट तो आएगा ही आएगा। बाय डेफिनेशन हम ये बोलते हैं कि इन्फानाइटली रन नहीं हो सकता एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, आउटपुट देना पड़ेगा कभी ना कभी, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम बाय डेफिनेशन शुड गिव एटलीस्ट वन आउटपुट। एक से ज़्यादा आउटपुट दे सकता है बट एक तो देना ही चाहिए, बट जीरो और मोर इनपुट्स की इनपुट्स ना भी तो तब भी इट विल बी कॉल्ड एल्गोरिदम बाय डेफिनेशन। समझ आ गया आपको एल्गोरिदम क्या होते हैं? ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि एल्गोरिदम अच्छा है या एल्गोरिदम खराब है। तो सबसे पहला पैरामीटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने आपको दिखाया था अगर एक एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब हमने उसको चला दिया, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो ख़राब एल्गोरिदम है। अगर एक और एल्गोरिदम बनाया किसी और बच्चे ने जो वही चीज़ कर रहा है बट कम टाइम में, ठीक है, वही आउटपुट जनरेट कर रहा है बट कम टाइम में, स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं, तो स्टेप्स उसने ऑप्टिमाइज कर दिए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज कर दी, या उसने स्पेस कम ले रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज कर दी। तो ये भी एक पैरामीटर हुआ कि यार स्पेस कम लेता है इसका, ऑल दो टाइम ज़्यादा ले रहा है, या फिर टाइम कम लेता है ऑल दो स्पेस ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या सही लगता है। आपके पास स्पेस से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, या दोनों से नहीं कर सकते, एक ऑप्टिमल अप्रोच चाहिए। तीसरा पैरामीटर क्या है कि जो आपका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी है कितना सिक्योर है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जब यूज़र इनपुट एंटर करेगा तो यूज़र मैनिपुलेट कर सकता है अपने इनपुट से, सिस्टम को ही ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो वो सिक्योर भी होना चाहिए एल्गोरिदम, कि ऐसा नहीं कि हमारे जो एल्गोरिदम है चलना ही बंद हो जाए, जहाँ पे जिस मशीन पे चल रहा होगा मशीन ही ख़राब हो जाए, जैसे यूज़र ने इनपुट डाला तो वो कुछ ऐसा करे एल्गोरिदम की मशीन ही ख़राब कर दे। एल्गोरिदम सिक्योर है, सिक्योर होना चाहिए, वैलिडेट करे पहले इनपुट को कि अच्छा इनपुट डाला है यूज़र ने कि नहीं डाला, उसके बाद ही चलाए उसको। फोर्थ है स्केलेबिलिटी, कि छोटे इनपुट्स के लिए तो ठीक है, कि एक इनपुट के लिए, दो इनपुट के लिए तो ठीक है। अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए लेट सपोज, ठीक है, जैसे अगर पहले तो 5-6 नंबर थे, ठीक है, कि n=5 कर दिया, n=6 कर दिया, अगर n=1 लाख हो गया तो वो स्केलेबल है। जैसे आप देखोगे लीनियर सर्च, अगर देखोगे ना तो लीनियर सर्च इज़ वेरी गुड जब स्मॉल इनपुट्स होते हैं। जैसे जैसे इनपुट बड़ा होता है तब हम बोलते हैं कि बाइनरी सर्च अच्छा है। तो एल्गोरिदम डिपेंड करता है स्केलेबल है कि नहीं है। रोबस्टनेस होना चाहिए इसमें एल्गोरिदम में, मतलब कि एज केसेस अच्छे से हैंडल कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि एज केसेस हैंडल ही नहीं कर पा रहा हो ये। सिंपल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, और रिडंडेंट नहीं होनी चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेम इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए कि पहले बोल रही x=5 फिर बोल दिया x=3 फिर बोल दिया x=5 फिर से, ठीक है। और वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में काम करेगा कि नहीं, अगर अलग अलग सर्वर्स हैं आपके, उन अलग अलग सर्वर्स अलग अलग मशीन्स पे वही सेम एल्गोरिदम चल रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा तो नहीं कि इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अलग अलग सर्वर्स में जब डेटा चल रहा है और उसके बाद उन डेटा को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से कंबाइन हो रहा है कि नहीं, एल्गोरिदम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फेल तो नहीं हो रहा कहीं, कि सिर्फ उसको ऐसे ही कि सिंगल सर्वर पे चला सकते हैं, मल्टीपल सर्वर्स पे नहीं चला सकते, फिर इश्यूज आने लग जाएंगे, ठीक है। कि जैसे अगर पहले एल्गोरिदम को 1 से 1000 करना है, दूसरा एल्गोरिदम है वो भी 1 से 1000 ही करे, उसको क्या करना चाहिए, सॉरी मतलब कि अगर पहला एल्गोरिदम एक मशीन पे चल रहा है वही एल्गोरिदम दूसरी मशीन पे चल रहा है, ठीक है, तो पहले एल्गोरिदम अगर काम कर रहा है कि पहले 1 से लेकर 1000 तक प्रोसेस करना है, अगला एल्गोरिदम ऐसा नहीं कि 1 से 1000 फिर से प्रोसेस करे, उसका काम वो 1000 से आगे प्रोसेस करे, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में काम करना चाहिए वो एल्गोरिदम, रीडेबल होना चाहिए जो एल्गोरिदम है, जो आप कोड लिखेंगे, जो एल्गोरिदम होगा सबसे पहले जो आपका एल्गोरिदम है वो रीडेबल होना चाहिए और मेंटेनेबल होना चाहिए, कि इसको एक्सटेंड करना है अगर एल्गोरिदम को किसी और यूज़ केस के लिए, एक जनरिक यूज़ केस के लिए, ठीक है। अभी एडिशन कर रहा है मैंने, सब्ट्रैक्शन भी करनी, मल्टीप्लिकेशन भी करनी, इन सब का मिक्स करना है, तो वो मेंटेनेबल है जो आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा पैरामीटर है कि आपका एल्गोरिदम अच्छा है कि नहीं है।
अब प्रायोरिटाइज करते हैं जो ये सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी ये है, ये तो होना ही चाहिए, बाकी सारा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए। समझ आ गया आपको? एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम किस किस बेसिस पे आप जज करते हैं। और हमारे लिए एल्गोरिदम्स में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस का। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का जब भी एक एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमिन करनी होती है, हम यूज़ करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिटेल्ड बताऊंगा। अभी जस्ट एक ब्रीफ बताता हूँ। पहले उससे पहले एक बार ये सिंपल चीज़ देख लें कि एल्गोरिदम को हम सिंपली रन क्यों नहीं कर लेते। हम ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो निकाल रहे हैं, ठीक है, निकालेंगे अभी, ठीक है, वो क्यों निकालनी ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। रन करो, मशीन पे चला के देख लो। पहली बात है कि वो मशीन डिपेंडेंट हो जाता है कि कुछ मशीन पे वो एल्गोरिदम फास्ट चलेगा, कुछ मशीन पे स्लो चलेगा। अब क्या पता हमें कि वो एक्चुअल में फास्ट है कि नहीं है, हर मशीन पे तो चला के देख नहीं सकते। तो इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे अक्रॉस मशीन्स। टाइम कंज्यूमिंग है ये एल्गोरिदम चलाना, बनाना, उसके बाद कोड करना, उसके बाद फिर उसको चलाना, ठीक है। तो उस इसलिए हमें प्रॉपर एनालिसिस करना है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो बेस्ट है और अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स है और सारे एनवायरनमेंट्स को सस्टेन कर ले। तो वो एनालिसिस ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है टाइम एनालिसिस एंड स्पेस एनालिसिस। असिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। असिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है कि वो डिफाइन करता है कि एक फंक्शन कैसे बिहेव करता है, ठीक है, एक एल्गोरिदम कैसे बिहेव करता है, ठीक है। फंक्शन इज मीन माने कि एल्गोरिदम कैसे बिहेव करता है जब जो उसका इनपुट है, ठीक है, जो सर्टन वेरिएबल है अप्रोचेज लिमिट, मतलब कि जो उसका इनपुट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, ठीक है। छोटे छोटे इनपुट तो ठीक है कि जब एन बहुत बड़ा लार्ज हो जाए, ठीक है, तब एल्गोरिदम कितना फास्ट है उसको हम एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये इतना फास्ट है। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन एज अ सर्टन वेरिएबल अप्रोचेज द लिमिट ऑफन आइदर इन्फिनिटी और जीरो। और असिम्प्टोटिक नोटेशन क्या डिस्क्राइब करती हैं कि कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कि कितनी तेज़ी से जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है विद लार्ज इनपुट साइज। विद लार्ज इनपुट साइज डिक्रीज तो कम ही होती है, इंक्रीज ही होती है, ठीक है। बट असिम्प्टोटिक नोटेशन ये चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि किस कितनी तेज़ी से जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है जैसे जैसे हम अपना इनपुट चेंज कर रहे हैं। और एक जैसे कांस्टेंट फैक्टर भी होता है बीच में, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना कि ए बी सी छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं ये, तो हम जनरली ना जो ये कुछ सेट ऑफ लाइंस होती हैं ए बी सी, इनको हम ये कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो इसको ये डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी के लिए समझ लो कि हम कांस्टेंट इग्नोर करते हैं और जैसे फंक्शन कोई दिया है हमें, ठीक है, उसमें हम जो सबसे तेज़ी से ग्रो करेगा उस पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है आपको नीचे कि जैसे एक फंक्शन है n+2, इसमें n है और +2 है। n को 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, n को 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब कि ये n पे डिपेंडेंट है। जो ये कांस्टेंट है 2, 2 तो +2 ही कर रहा है, लेकिन अगर n 1 लाख हो गया, ठीक है ना, n 1 करोड़ हो गया, ठीक है, 10 मिलियन, 10 बिलियन, तो n मेजर फैक्टर है यहाँ पे। तो n+2 को अप्रॉक्सीमेटली हम बोल देंगे n, ठीक है। ये 2 को इग्नोर कर देते हैं हम कि n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी n होगी, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप नीचे देखें n इंटू एन प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस वन है ये, ठीक है। हालांकि ये वन जो कांस्टेंट है 2 से छोटा है, लेकिन जो n इंटू एन है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे लेट अस सपोज n अगर 1 था तो ये क्या आ गया 3 आ गया, ये क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाला जो था वो डोमिनेट कर रहा है, ऊपर वाला ज़्यादा वैल्यू है n=1 के लिए। उसके बाद लेट अस सपोज n 8 होता, ऊपर वाला क्या आ गया 8 + 2 10, नीचे वाला क्या आ गया 8 × 8 64 + 1 65। तो नीचे डोमिनेट करने लग गया ना लार्ज इनपुट्स के लिए। अगर 1 करोड़ होता तो 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ प्लस 1, कितना बड़ा, ये कितना तेज़ी से भाग रहा है ये, राइट। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ पे नहीं है वैल्यू, इसको इग्नोर करो। इसलिए क्योंकि इंटरफेयर ना करे स्मॉल इनपुट्स के लिए, कांस्टेंट हमें गलत इंट्यूशन दे रहा है ना n=1 के लिए, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको इग्नोर करो। तुम डायरेक्ट देखो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी n की टर्म्स में n²। जो ये वेरिएबल्स हैं इसको हम बोलते हैं कि ये इसको इसको नहीं इग्नोर करना, जो साथ में जो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनको हमें इग्नोर करना होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिखाया कि क्यों इग्नोर करना होता है, ठीक है, कि लार्ज इनपुट के लिए इनका कोई वेटेज है ही नहीं।
तो ये था हमारा एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें इतने क्वेश्चंस बनते हैं और इतने से इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स आती हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कैलकुलेट करने के लिए, जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर रहे होते हैं ना किसी भी प्रोग्राम की। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत है इसमें, ठीक है, बट मज़ा आएगा आपको इसमें। इस क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।